जय हिंद। मैं सौरभ सवाल 30 के डेली डोज संख्या 245 में आपके साथ फिर से एक बार जुड़ रहा हूँ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपके समक्ष रखूँगा एवं इसी के दौरान एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जिसके आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना होगी और उस प्रश्न का उम्मीद करूंगा कि आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। पिछले दिन हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था 12 अगस्त, ठीक है। और एक युवा दिवस है जो 12 जनवरी है, ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हम लोग अपने 245 की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में अधिवास प्रमाण पत्र के लिए नियम जारी हुआ है। उत्तर है जम्मू कश्मीर। आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और यहाँ पर उपराज्यपाल का शासन है। और हमारे अभी उपराज्यपाल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अब कुछ बात जान लेते हैं अधिवास प्रमाण पत्र से संबंधित। तो अधिवास प्रमाण पत्र को फिलहाल में जम्मू कश्मीर ने ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 के आधार पर जारी किया है। ध्यान देंगे कि अधिवास प्रमाण पत्र मिलने की अवधि 15 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। साथ ही साथ इसका शर्त क्या है कि जो भी व्यक्ति 15 सालों तक जम्मू कश्मीर में रह चुका है या फिर 7 सालों का शिक्षा वहाँ से ग्रहण किया हो, जैसे 10वीं और 12वीं की शिक्षा भी वहीं से ली हो, तो वैसे व्यक्तियों को भी यह अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। 2019-20 में किन शहरों में 5 स्टार कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया। उत्तर है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ में होगा, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। ध्यान देंगे हमारे देश में 5 स्टार कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 5 शहर हैं और 3 स्टार की श्रेणी में 65 शहर हैं और 1 स्टार की श्रेणी में 70 शहर हैं, अर्थात 70, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली 12,000 HP यानी 12,000 हॉर्स पावर की ट्रेन कहाँ चलाई गई है। उत्तर है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडी तक। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं हम कि यह बना कहाँ, ठीक। तो ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा में इसे बनाया गया, ठीक है। और इसके साथ अलायंस में कौन था, तो इसके साथ अलायंस में अल्स्टॉम SA, ध्यान देंगे एक बार फिर से, अल्स्टॉम SA जो फ्रांस की कंपनी है, इसके साथ कोलैबोरेट करके मधेपुरा जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है उसके साथ कोलैबोरेट करके यह बनाया गया है। इसकी स्थापना यानी इलेक्ट्रो लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा की स्थापना 20 नवंबर 2015 को किया गया था तथा लक्ष्य रखा गया था कि 2018 तक हमें ऐसे ट्रेनों का परिचालन शुरू कर लेना है। अभी भारत के पास 12,000 HP और इसका नाम क्या है, वैगन 12, ठीक है। और एक बात और भी ध्यान देंगे कि इसी तरह का अन्य जगहों पे भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री लगाने की बात चल रही है, जिसमें सहारनपुर यूपी और नागपुर महाराष्ट्र का नाम शामिल है। एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि हाई हॉर्स पावर रेल इंजन बनाने में विश्व में भारत 6ठे स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए कि हाई हॉर्स पावर रेल इंजन बनाने में विश्व में भारत 6ठे स्थान पर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली हाई हॉर्स पावर रेल इंजन कहां निर्मित हुआ। उत्तर है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। अभी मैंने इसकी चर्चा की। भारत की पहली हाई हॉर्स पावर रेल इंजन निर्माण में सहयोगी कंपनी कौन है। एल्स्टॉम SA। अभी इसकी मैंने चर्चा की है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाई हॉर्स पावर रेल इंजन निर्माण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। उत्तर है 6ठा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेपाल के मानचित्र में कौन से भारतीय क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर है लिपुलेख, कालापानी व लिम्पियाधुरा। बात नेपाल की आती है
तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी भारत से सटे हुए अन्य देश हैं, जिनकी सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, भारत के किस किस राज्यों से, मैं उसके बारे में चर्चा करता चलूँगा। तो बात कर लेते हैं कि नेपाल से भारत का कौन कौन सा राज्य लगता है। तो ऊपर से देखें तो उत्तराखंड, उसके नीचे उत्तर प्रदेश, उसके बगल में देखें तो बिहार, और बिहार के बगल में चले जाएं पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा ऊपर सिक्किम है। ये 5 राज्य नेपाल से भारत के लगते हैं। नेपाल के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नेपाल एक स्थल रुद्ध देश है। अब स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है कि वैसा देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो। आगे बढ़ते हैं और इसी में नेपाल की थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल के साथ जो अन्य देश लगते हैं वो है भूटान, और चाइना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काला पानी भारत के किस जिले का क्षेत्र माना जाता है? उत्तर है पिथौरागढ़, उत्तराखंड। अब बात उत्तराखंड की आई है तो आपको पता होगा कि उत्तराखंड की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं तथा वहां के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, जिसका हिंदी में ये फुल फॉर्म है, का संबंध है? उत्तर है फिलिस्तीन शरणार्थियों से। वह ऐसे प्रश्न का चर्चा मैं जानबूझकर डिटेल के तौर पे करता हूं ताकि आपके मन में एक कहानी टाइप से बन जाए, जिससे याद करना आपके लिए बेहतर आसान हो सके। तो सबसे पहले हम UNRWA का फुल फॉर्म जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। अब इसका कार्य क्या है? तो ध्यान देंगे कि इसे 1948 में जो फिलिस्तीन वॉर हुआ था, 1948 में जो फिलिस्तीन वॉर हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को या तो उनके घरों से बेघर कर दिया गया या वो फिर खुद ही घर छोड़कर इधर उधर भाग गए और वो प्रवासी की जिंदगी जीने लगे। तो उन्हीं को रेसिडेंस प्रदान करने के लिए यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशंस ने दिसंबर 1949 में UNRWA के तहत उन्हें रहने का निवास स्थान प्रदान किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में जापानी टेक्नोलॉजी कंपनी सॉफ्टबैंक के बोर्ड से किसने इस्तीफा दिया है? उत्तर है जैक मा। और जैक मा का नाम मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके लिए परिचित होगा। जैक मा वही हैं जो पिछले दिनों अलीबाबा के CEO हुआ करते थे, और अलीबाबा हुआ उसमें जैक मा का बहुत बड़ा योगदान रहा। और अलीबाबा कहां की कंपनी है ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू करने वाला राज्य कौन है? उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल है, और भोपाल देश की सबसे स्वच्छ राजधानियों में अग्रणी स्थान पर है, अर्थात प्रथम स्थान पर है। आपको पता है मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन है, और मध्य प्रदेश ने चरण पादुका अभियान के साथ साथ FIR आपके द्वार अभियान भी शुरू किए हुए हैं, जिसमें FIR आपके द्वार अभियान में आपके घर तक खुद ही पुलिस स्टेशन चल कर आएगा, और जो छोटे मोटे विवाद होंगे वो आपके घर पर ही लिख दिए जाएंगे। कारण यह है कि आपको पता है कि देश कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहा है, और ऐसी स्थिति में लोग एक जगह गैदर न हो, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जाए, इसलिए FIR आपके द्वार अभियान को प्रदेश सरकार ने लाया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 20 मई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कृषि उत्पादों के बिक्री के लिए बनाया गया पोर्टल कौन है? उत्तर है ई-नाम अर्थात ENAM। अब इसे हम थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे कि ENAM क्या है। तो E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर नेशनल, A फॉर एग्रीकल्चर और M फॉर मार्केट, यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
अब इसमें है क्या कि यह एक पैन इंडिया का व्यापार प्लेटफॉर्म है। पैन इंडिया का मतलब संपूर्ण भारत का, जिसमें पूरे भारत से इस पोर्टल पे जो किसान हैं, लगभग उनकी संख्या 13 करोड़ है, वो सभी इस पर अपने आप को इनरोल करेंगे और जिसके तहत उन्हें एक मार्केट प्रदान किया जाएगा और उनके गुड्स का उचित मूल्य उन तक मिल पाए एवं बिचौलियों से बचाकर उन्हें उनके बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। तो उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह पैन इंडिया का ई व्यापार प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधि कौन रहा? उत्तर है डॉक्टर हर्षवर्धन। ध्यान देंगे आप, यहां लिखा हुआ विश्व स्वास्थ्य सभा और इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन होता है और एक वर्ड आपने और सुना होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक वर्ड हुआ सभा वाला WHA और ओ वाला हुआ यानी ऑर्गेनाइजेशन वाला हुआ WHO। इन दोनों में डिफरेंस क्या हम जान लेते हैं। तो WHO की जो निर्णय लेने वाली संस्था है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो निर्णय लेने वाली संस्था है, वही वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहा जाता है। अब इसमें WHA का कार्य क्या है? तो WHA अर्थात विश्व स्वास्थ्य सभा संगठन की नीतियों का निर्धारण करेगा, अर्थात WHA की नीतियों का निर्धारण करेगा, उसके महानिदेशक की नियुक्ति करेगा और ऐसे ही अन्य कार्य करने के लिए जाना जाता है, जिसे प्रतिवर्ष यानी कि प्रत्येक साल जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है। और बात हो रही है 73वें सत्र की, तो इसमें आपने अभी पढ़ा कि भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल हुए। अब जब डॉक्टर हर्षवर्धन की बात आई है और अभी जो ये विश्व स्वास्थ्य सभा मना, उसका रीजन था कोविड-19 के बारे में चर्चा। तो इसे कैसे बचा जाए, इसके सुझाव। तो ध्यान देंगे कि इसमें डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो भारत की तरफ से स्टेप्स लिए गए उसके बारे में बताया। साथ ही साथ आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि कोवास 6800 यानी COVAS 6800, ठीक है, एक ऐसी मशीन है जो कोविड-19 की जांच 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देती है। साथ ही साथ 1200 रिपोर्ट देने तक की इसकी क्षमता है और इसको डॉक्टर हर्षवर्धन ने ही NCD को सुपुर्द किया था और यह एक रोबोटिक मशीन है। तो ध्यान देंगे इन सभी चीज़ों को जब आप लिंक करके पढ़ेंगे तो आपके लिए याद करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व मौसम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 20 मई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह की दूरी कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 16.6 मीटर। और ऐसे जो वन लाइनर प्रश्न हैं वो आपको अक्षरशः याद होने चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? उत्तर है पेन चाओ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के किस इकाई का कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है? उत्तर है जिला परिषद। अभी हमारा बिहार स्पेशल वीडियो अप टू डेट है और लगातार इस चैनल पे आ रहा है, जिसमें हम जिला परिषद, प्रमंडल, अनुमंडल, प्रखंड, अंचल, इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप इसकी विस्तृत जानकारी वहां से भी ले सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संप्राय मैदानों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर है नदियों द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब्दुल हसन एवं अंका रिजा किस मुगल बादशाह के चित्रकार थे? उत्तर है जहांगीर। आप सभी को पता होगा कि मुगल सल्तनत में जहांगीर के समय में जो चित्रकारी थी वो सर्वोत्तम लेवल पे था और लेखकों ने ऐसा लिखा है कि जहांगीर के आत्मकथा में भी ये चीज वर्णित है कि जहांगीर फोटोज को देख करके यहाँ तक बता सकता था कि उसमें हाथ किसने बनाया है, नाक किसका बनाया हुआ है, यानी इन सभी चीज़ों को भी डिफ्रेंशिएट कर पाता था। साथ ही साथ जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर अकबर के बाद यानी अकबर का पुत्र था
इतनी जानकारी हम जहांगीर के बारे में इकट्ठा करते हैं। और एक जहांगीर से और फेमस क्वेश्चन बनता है कि इसकी जो एक और पत्नी थी नूरजहां थी, जिसको मेहरून निसा के नाम से भी जानते हैं। और इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होगा। उससे पहले हम आपको एक प्रश्न देते हैं जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न है, मेघदूतम एवं रघुवंशम महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो सीरियसली देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आप लाइक करें न करें, शेयर करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, वो आपका व्यक्तिगत मत है, लेकिन हम ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट में जवाब जरूर दें। और आपने देखा होगा मेघदूतम और रघुवंशम आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 बार आया हुआ होगा, तो हो सकता है कि अगले एग्जाम में भी आपके लिए मददगार साबित हो जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।